HMPV वायरस में कोरोना जैसे लक्षण हैं। मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। छोटे बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर है। खांसी, बुखार, नाक बंद, गले में घरघराहट के लक्षण। सोशल मीडिया पर चीन को लेकर बड़ा दावा। चीन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। सोशल मीडिया में बात सामने आ रही है। HMPV नाम का एक नया वायरस चीन से फैला है। एक बड़ी बात यह भी कि ये सारे वायरस चीन से ही क्यों फैलते हैं। चीन ऐसा क्या कर रहा है अपने देश के अंदर जिससे उसके यहाँ वायरस इस तरीके से फैल जाते हैं। मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गिलाड़ा, ये वायरस क्या है, इस वायरस का खतरा कितना बड़ा है और ये वायरस किस तरीके से अटैक करता है और किस एज ग्रुप को ज़्यादा अटैक करता है, डिटेल में जानकारी दें क्योंकि हम सब आप लोगों के ही भरोसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस। तो ये ह्यूमन बीइंग में इंसानों में आता है, पाया जाता है। इसके पहले ये होता था एवियन यानी बर्ड में। तो 2001 में इसके पहले केसेस नीदरलैंड में आए, जहाँ पे पिग्स यानी जो सुअर होते हैं, सुअर से या बर्ड से ये ह्यूमन बीइंग में आया और ह्यूमन बीइंग में आने के बाद फिर गायब हो गया। अभी फिलहाल ये चाइना में फैला है और ह्यूमन इसका मतलब ये ह्यूमन बीइंग में होता है। जूनोटिक बीमारी का मतलब ये होता है कि ये बीमारी जानवरों से इंसान में आती है और इंसान में आके टिक जाती है। तो अभी जो फिलहाल दौर चल रहा है 25-30 सालों से, ज्यादा से ज्यादा बीमारी ये विषाणुओं से होती है, जो वायरस से होती है। बैक्टीरिया से, फंगस से, पैरासाइट से कम बीमारियां होती है। वायरस इसलिए होती है कि एंटीवायरल हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, इससे बचने का वैक्सीन नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण में, बर्ड में, एनिमल में अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि उन लोगों में जो बीमारी आने वाली है वो इंसान में आ जाती है। तो हमारा ह्यूमन बीइंग का दायरा ये होना चाहिए कि जैसा हमें जीने का अधिकार है, बर्ड्स को, एनिमल को भी जीने का अधिकार है। हाँ। अब उनके दायरे में जाएंगे, वहां की बीमारी लेके आएंगे, ह्यूमन बीइंग में फैलेगी। अब बात ये है कि चाइना से क्यों फैल रहा है। चाइना जैसा भारत देश है, वैसा बहुत ही पॉपुलेशन वाला देश है और वहां पे कोई भी बीमारी आती है तो जल्दी से जल्दी फैल जाती है। जो बीमारी यहाँ पे राष्ट्र में पॉपुलेशन कम है, एक से दूसरे को होने को चांस कम हो जाते हैं। ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, तो सांस की बीमारी है। आप खांसी करने से, छींक लेने से, एक साथ बैठने से आपको रिस्पायरेशन के थ्रू हो जाती है। और इस पर आज के हालात में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है सपोर्टिव केयर है। और अलग अलग जो पॉपुलेशन के तबके हैं उसके अनुसार डेथ रेट 10% से 80% तक है। यानी इसका मतलब ये कोविड से ज्यादा भयावह है। अभी तक हमारे भारत देश में केस आया नहीं है और एशिया के भी बाकी राष्ट्रों में कहीं केस आया नहीं है। लेकिन कोई भी बीमारी जो इंसानों में आती है वो वहां तक सीमित नहीं होती है, वो वहां से दूसरे जगह जाएगी, दूसरे से तीसरे जगह जाएगी, क्योंकि वी से वर्ल्ड इज सेम, वर्ल्ड इज वन। और लोग ट्रैवल करेंगे, चाइना या भारत का कोई जाएगा चाइना, चाइना से कोई आएगा इधर, तो वहां से ट्रैवल होगी। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे बेसिक प्रिकॉशन हमने कोविड के दौरान समझे हैं कि हमारा हाथ साफ रखे, अगर बीमारी आती है तो मास्क का इस्तेमाल करें, तो ये दो चीजों से हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं। इस पे बचने का आज के डेट में कोई वैक्सीन नहीं है। इसके लिए टेस्ट है, PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट। कोई टेस्ट भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है अभी तक। भारत में इसका PCR टेस्ट बना नहीं है, शायद थोड़े दिन में बन जाएगा। और ट्रीटमेंट में जो है कि सपोर्टिव केयर है, इसका मतलब सांस की तकलीफ होती है तो उसको सांस के लिए हम ऑक्सीजन दे, कम से कम 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है तो जो स्टेरॉइड होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके इनहेलेशन लेना पड़ता है, उसके भरोसे रहना पड़ता है। और जो बुखार वगैरह आता है उसके लिए जो हमारी बुखार की दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ काम करती है। अब ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए चैलेंज होगा, दवाई ढूंढेंगे। लेकिन हमने देखा कि इवन कोविड पर भी कोई प्रभावी दवाई नहीं आई। तो दवाई ढूंढना ये बहुत लंबा पीरियड लगता है, वैक्सीन भी ढूंढना काफी लंबा पीरियड लगता है। कोविड एक ही ऐसा एक्सेप्शन था जहां पर एक 6-8 महीने के अंदर वैक्सीन आ गया, लेकिन बाकी बीमारियों में वैक्सीन आने के लिए 5 से 10 साल वक्त लगता है। तो इसको कितना वक्त लगेगा पता नहीं। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
आपने कहा सपोर्टिव मेडिसिन से ही इसका इलाज किया जा सकता है। अगर सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव मेडिकेयर दिया जा रहा है तो कितना वक्त लगता है आदमी को ठीक होने में इस बीमारी, इस वायरस से जो इफेक्ट कर जाते हैं? ये बीमारी एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है जो स्टार्टिंग में 3-4 दिन के बाद में इन्फेक्शन आता है, जो एक्सपोजर होने के बाद, और 10 दिन में इंसान ठीक हो जाता है। तो सपोर्टिव केयर में ये होता है कि आप उसको अच्छा ऑक्सीजन दे, कोई दूसरी बीमारियां न आने दे, जिसको हम कहते हैं कॉन्कोमिटेंट इन्फेक्शन नहीं आने दे, फीवर कम करें, इसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो रिहाइड्रेशन करें, कुछ पिलाते रहें या फिर आईवी से दे दे तो रिहाइड्रेशन करें। और जो खास करके ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लोग हैं, किडनी के बीमारी के लोग हैं, डायबिटीज जिसका कंट्रोल्ड है, उनको ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर डेथ रेट 30 से 40% तक है। इन पेशेंट के अंदर भी डेथ रेट काफी ज्यादा है। आउट पेशेंट में हम लोग कभी कभी डायग्नोसिस नहीं होता है, इंसान बुखार आके चला जाता है। एक कहा जाता है कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, FEO या FUO। तो FUO में ये होता है कि ये फ्लू है, क्या RSV वायरस है, क्या HMPV वायरस है, ये हमें पता नहीं चलता। तो डायग्नोस होते होते पेशेंट ठीक हो जाता है, और इसलिए कभी वो आंकड़ों में हमें बढ़ोतरी नहीं दिखती है कि ये मरीज के कितने मरीज है। लेकिन जब अस्पताल में पेशेंट आके एडमिट होता है, जहाँ पे जांच होती है, वहां पे हमको आंकड़े पता चलते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर गिलाड़ा अस्पताल कोई पहुंचे, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे वो समझ जाए कि शायद ये हो सकता है और प्रिकॉशनरी स्टेप शुरू कर दे, मास्क लगाना शुरू कर दे, रिहाइड्रेट करना शुरू कर दे खुद को, और उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाए? किसी भी बीमारी के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो इतिहास, दूसरा होता है सिम्टम, और तीसरा होता है टेस्ट। इतिहास ये होता है कि आपके इलाके में वो बीमारी फैली है क्या, तो आप उसको शक के नजर से देखिए। जब तक वो फैली नहीं है तब तक कोई एकाध केस आएगा। उसके लिए हर बीमारी को, खास करके फ्लू है और RSV जो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, अभी फिलहाल वो बहुत ज्यादा प्रमाण में भारत में है। इन्फ्लुएंजा A, इन्फ्लुएंजा B, H5N3, ये बीमारियां ज्यादा है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचे। और कभी उससे भी टेस्ट निगेटिव आता है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि कोई चाइना से ट्रैवल करके आया है क्या, या इंडिया का आदमी कोई गया है क्या, या दूसरे कंट्री से आया है क्या। क्योंकि सिर्फ चाइना से आने वाले में जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई अगर चाइना से थाईलैंड आके, चाइना से मलेशिया आके, चाइना से सिंगापुर आके भारत में आता है, तो वहां से बीमारी भी आ सकती है। तो हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। और बाद में उसके सिम्टम क्या है, बुखार है, खांसी है, दम लगना है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाना है, सांस नहीं ले सकना है, और ऐसी जो बीमारियां होगी उसको हम लोग शक के दायरे में नजर रख सकते हैं। और जब फाइनल डायग्नोसिस वो PCR या एंटीजन टेस्ट से होगा। डॉक्टर गिलाड़ा, अब तक क्या भारत में कोई आहट दिखाई पड़ी है, आहट सुनाई पड़ी है अब तक इस बीमारी से जुड़ी हुई? भारत में यह हुआ है कि कोविड के बाद हमारा पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस काफी अच्छा है। और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कि आने वाली बीमारी कोई भी आने वाली होगी, हम तैयार है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। तो ऐसे बीमारी के लिए मजबूती क्या होती है, आपके पास बेड है कि नहीं, बहुत सारे बेड है, मेडिकल केयर अवेलेबल है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, बहुत है। अगर किसी को रिस्पिरेशन की तकलीफ होती है, वेंटिलेटर है या ICU बेड है, वो है। और टेस्ट करने की सुविधा है क्या, वो हम लोग जांच करेंगे कि कितने लेबोरेटरी इंडिया में ऐसी है जो इसका जांच कर सकती है। और जो प्राइमर होता है, यानी कि किसी मरीज का जो जिसको HMPV डायग्नोसिस है, उसी का ब्लड से या उसी के सीरम से ये प्राइमर बनेगा। तो वो बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा, या हमको चाइना से वो टेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा? चाइना से